मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3rd को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने इसका पहले का पोर्शन पढ़ा है और अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब हमारा टॉपिक है कि एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटम। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो परमाणु होता है वो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, अत्यंत छोटा होता है और वो क्या करता है, छोटे छोटे परमाणु मिलके, है ना, एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपने किसी इमारत को बनते हुए देखा होगा, तो उस इमारत के अंदर जो कमरा या बरांडे ये सब बने हुए हैं वो किससे बने हैं, वो ईंटों से तो बने हैं। तो छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर, है ना, तो क्या बनाया गया है, पहले एक कमरा बनाया, कमरे से बरांडा बना, बरांडे से एक घर बना पूरा। तो हमने किससे बनाया है इसको, हमने बनाया है परमाणु से। और परमाणु क्या है, अत्यंत सूक्ष्मतम कण होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। इसे समझने के लिए हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जब लाखों परमाणु को एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा जाता है, तब बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। अगर हम कागज, जैसे बुक होती है, बुक में कागज के ऊपर कागज तो होते हैं, आपने मोटी मोटी बुक्स भी देखी होंगी, वो कागज के ऊपर कागज तो होते हैं। तो आपको परमाणु की सूक्ष्मता का आभास हो गया होगा। तो किसी एक परमाणु का आकार मापना भी एक अत्यंत कठिन कार्य है। मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते, है ना, कि किसी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या, जिसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं, उससे मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। ये रहा, जहाँ एनएम होगा वहाँ पर नैनोमीटर होता है। तो आप ही देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। या 1 मीटर बराबर किसके होगा, 10⁹ नैनोमीटर। ये दोनों आप मतलब ध्यान में रखिएगा रीडिंग्स को। सभी परमाणुओं में हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे कम होता है। हमने जो हमारा हाइड्रोजन है उससे कम होता है परमाणु का आकार भी। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, हाइड्रोजन की होती है 10⁻⁹ मीटर होती है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो टेबल बनी हुई है, ये वाली टेबल, इसमें हाइड्रोजन का कितनी त्रिज्या है, 10⁻⁻10। जल के अणु की -9 है, हीमोग्लोबिन की -8 है, और रेत के कण की -4 होती है, और चीटी की क्या है, चीटी की 10⁻⁻3 और सेब की -1 होती है। ठीक है, तो आप इस टेबल को याद रखिएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये एक सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब है। ये क्या है, एक सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब है ये पूरा, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्मतम हो कि इन्हें उच्च क्षमता वाले लेंसों से भी नहीं देखा जा सकता हो, तब विचार उत्पन्न होता है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं। भाई जो चीज़ हमें दिखी नहीं रही तो हम तो उसको वो मान लेंगे शून्य। तो हम इसके बारे में क्यों सोचें कि ये इतना मतलब सूक्ष्म है, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, हम उसकी कल्पना भी क्यों करें। हमें इसके विषय में इसलिए सोचना है कि हमारा पूरा विश्व परमाणु से बना है। चाहे हम उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, फिर भी यहाँ परमाणु तो विद्यमान है ही, तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक विधियों द्वारा स्कैनिंग, ट्यूनलिंग, माइक्रोस्कोप तत्वों की सतहों के आवर्धित यानी बड़े हुए प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मतलब किसी हम ऐसी माइक्रोस्कोप का यूज करें जिससे हमें दिखाई दे जाए। तो हम क्या देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आप ये एक टेबल है, इधर देखिए, इसमें ये तत्व है, ठीक है, और ये परमाणु त्रिज्याएं हैं। ये देखिए, ये तत्व है और ये है परमाणु त्रिज्या। हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी होती है, 0.037। बाकी की भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो ये प्रतीक बने हुए हैं, एक्चुअली में ऐसा था कि जब हमारे तत्वों की खोज हुई तो उन्हें नाम दिया गया। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत सारे हमारे मतलब बहुत सारे तत्व हैं। तो उनको किस तरीके से पहचानें? तो साइंटिस्ट ने क्या काम करा, कुछ मतलब तत्वों को ना कुछ प्रतीक दे दिए, जैसे हाइड्रोजन को दे दिए वाला प्रतीक। अब जहाँ भी ये वाला प्रतीक मतलब दिखाई देगा तो वो क्या है, समझ जाइए वो क्या है, हाइड्रोजन है। लेड के लिए दे दिया, प्लेटिनम के लिए दे दिया, तो सबके लिए दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। तो अब हुआ क्या कि इनको इनके प्रतीक से याद करना बहुत मुश्किल हुआ, और केमिकल इक्वेशन में भी इनका यूज़ नहीं हो पा रहा था। लेकिन आगे चल के साइंटिस्ट ने क्या काम करा, और भी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस काम को ईजी कर दिया। ईजी कैसे कर दिया? उन्होंने क्या काम करा कि जो प्रतीक थे, है ना, मतलब प्रतीक, मैं बात कर रही हूँ नाम वाले, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसका H ले लिया, है ना। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N ले लिया। तो फिर हमने इनके स्टार्टिंग सिंबल्स ले लिए, नाम का पहला कैपिटल लेटर, उससे हमने इनको डिनोट करा, मतलब साइंटिस्ट ने। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से, ऑर्गन को Ar से, और बेरियम को Br से निरूपित किया गया। ठीक है। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले समस्त विकास का शोध कार्यों का मार्गदर्शन एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, जिसका नाम क्या है, IUPAC, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, द्वारा किया जाता है। यह संस्था ही तत्वों के प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान करती है एवं उसे सभी संस्थानों पर माना जाता है। मतलब केमिस्ट्री में जो भी कार्य किया जा रहा है वो सब IUPAC के द्वारा ही किया जा रहा है। ये जो IUPAC है ना, ये इसके द्वारा ही किया जा रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी जो भी ये मान्य करेगी उसको सब फॉलो करेंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर और भी प्रतीक दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, पूरी टेबल बनी हुई है यहाँ पर, ये देखिए, ये आप इनके प्रतीक दे रखे हैं, ये नाम है सारे, और ये इनके सिंबल्स हैं, कुछ के डिफरेंट भी हैं। ठीक है। तो अन्य तत्वों के प्रतीकों के लैटिन, जर्मनी या ग्रीक भाषाओं के नामों से भी बनाया गया है। जैसे कि आप बात करें सोडियम, सोडियम को कैसे लिखते हैं, है ना, देखो मैं बताती हूँ आपको, सोडियम को लिखते हैं सोडियम। ठीक है। अब इसको निरूपित किससे करते हैं, निरूपित करते हैं Na से। अब आप कहोगे मैम ये तो S से क्यों नहीं गया, तो कुछ को साइंटिस्ट ने उनको उनके लैटिन वर्ड से किया। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे लोहे का प्रतीक Fe है, जिसे लैटिन भाषा में फेरम, फेरम कहते हैं, तो ये जो Fe है ना, ये जो Fe है, Fe इसका स्टार्टिंग वर्ड, तो तब हमने लोहे को लिया। लोहे का नाम क्या है, आयरन है, आयरन, तो हमने इसका आई नहीं लिया, आई नहीं लिया, हमने इसका जो लैटिन भाषा का शब्द है फेरम, फेरम, उसका Fe लिया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आयरन। नेक्स्ट सोडियम, जो कि लैटिन भाषा में नेट्रियम है ना, उससे हमने Na लिया है, सोडियम को मैंने बताया आपको। पोटेशियम, कैलिलियम नाम होता है, तो के ले लिया इसका, पोटेशियम का P नहीं लिया, इसका लैटिन भाषा का के लिया गया है, तो उससे निरूपित किया गया है। अब यहाँ देखिए जो भी डिफरेंट है, आप कहोगे मैम कौन कौन से डिफरेंट है, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। तो ये देखिए, ये सारे डिफरेंट तत्व हैं हमारे, जिनके लैटिन भाषा के मतलब लैटिन वर्ड्स के सिंबल लिए गए हैं। इनका भी मतलब वही लिया है, स्टार्टिंग वाला कैपिटल लेटर वही लिया है ना। जैसे सिल्वर है, सिल्वर को अर्जेंटम कहते हैं, है ना, तो इसको Ag ले लिया। कॉपर का क्यूप्रम ले लिया, Cu ले लिया, तो सेम है। नीचे लिखा है उपयुक्त सारणी में केवल पोटेशियम तथा टंगस्टन को उनके लैटिन जर्मन नामों के प्रथम अक्षर से उद्धृत किया गया है, इसे अपवाद स्वरूप लिया गया है। ठीक है। अब देखिए ये एंटीमनी, स्टीबियम कहते हैं, तो Sb। टंगस्टन क्या है, वॉल्फ्रेम, जर्मन भाषा के हैं ये। बाकी सारे तो किसके हैं, कौन सी भाषा के हैं, बाकी सारे लैटिन भाषा के भी हैं, कुछ उनके इंग्लिश वर्ड्स भी हैं, लेकिन जो स्टेबियम और टंगस्टन है यहाँ पर, ये पोटेशियम और टंगस्टन को उनके लैटिन और जर्मन नामों के अक्षरों से उद्धृत किया गया है। ठीक है, इसे अपवाद स्वरूप लिया गया है। नेक्स्ट है, आप यहाँ आ जाइए, परमाणु द्रव्यमान। देखिए परमाणु जो कि बहुत छोटा होता है ना,
इसीलिए उसका द्रव्यमान सीधा उसे तोलकर नहीं लिया जा सकता। जब जो चीज हमें नजर नहीं आ रही उसको मेजर कैसे कर लेंगे? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान लेंगे, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.767 इंटू 10⁻⁻24, या फिर 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यहाँ ग्राम में है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ ग्राम में है और यहाँ किलोग्राम में है, ठीक है। इससे क्या ज्ञात हुआ? इससे ज्ञात हुआ कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए ग्राम तथा किलोग्राम अत्यंत बड़े मात्रक हैं, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान सापेक्ष द्रव्यमान के रूप में अगर हम ले तो डाल्टन ने क्या करा? डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन ने कहा, अपने स्थिर अनुपात का नियम जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उससे प्रेरित होकर वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमान के मापने की ओर अग्रसर हुए, है ना। चूंकि एक परमाणु का द्रव्यमान कण के छोटे होने के कारण ज्ञात करना कठिन था, है ना, बहुत छोटा है परमाणु, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग के द्वारा, ये रसायन संयोजन का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, प्रीवियस वीडियो में बताया है मैंने। उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले CO, CO को हम क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, है ना, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना है, CO। तो प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, या फिर कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाली ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। यदि यह मान लिया जाए कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर है, तो कार्बन परमाणु को 1.0 म्यू, ये यू नहीं है, इसको म्यू बोलते हैं, तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 4/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.334 म्यू से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है? आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है कि परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसको इन्होंने क्या मान लिया? इन्होंने मतलब एक इसको वेट के रूप में मान लिया, है ना, और इससे ही हम प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है उससे हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे परमाणु के एक द्रव्यमान को, तो हमारे पास तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को भाग कर देंगे तो हमारे पास परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। सिंपल यही है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सन 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12, कार्बन 12 क्या है? ये कार्बन का समस्थानिक होता है ना। तो समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया, और जो ये कार्बन 12 था इसी को ही परमाणु के द्रव्यमान ज्ञात करने में मदद ली गई इसके द्वारा। तो हमने इसको क्या करा, जो हमारा म्यू था 1/12 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन 12, है ना। सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला देखिए, तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर है तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान। मतलब कार्बन के 12वें भाग से अगर हम भाग कर दें तत्व के एक परमाणु को, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16 म्यू है। इसका अर्थ क्या है कि किसी ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। कार्बन के देखिए एक परमाणु कार्बन के द्रव्यमान से 1/12वें भाग से कितना भारी है? 16 गुना भारी है, ठीक है। यहाँ कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 1 म्यू माना गया है, तो सिंपल हम क्या करेंगे? 16, यहाँ देखिए आप सिंपल क्या किया गया है, सिंपल 16 मल्टीप्लाई कार्बन के परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग, इसको ऐसे लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 1/12 गुना 12 कितना आएगा? 16, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 16 बचेगा, ठीक है। तो ये था परमाणु द्रव्यमान।
इसके बाद आता है औसत परमाणु द्रव्यमान। सिंपल, आप इसका फॉर्मूला देखिए। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग। सिंपल वही है सेम। ठीक है, अब यहाँ कुछ द्रव्यमान दे रखे हैं, आप सिर्फ वो जो फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसकी। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ का दे रखा है यहाँ पर, ये जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का, सोडियम का, ऐसे सबका दे रखा है। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा, हेल्प मिलेगी आपको। और नेक्स्ट ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।